India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली केंद्र के बीच अधिकारों के विवाद की सुनवाई अब 5 सदस्यीय संविधान पीठ करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार कार्रवाई में सहयोग करे। दिल्ली सरकार अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण की कर रही है मांग। कर्नाटक एसीबी एडीजीपी के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से 3 दिन के लिए सुनवाई स्थगित करने को कहा। सिटिंग जज को अप्रत्यक्ष रूप से ट्रांसफर की धमकी देने का आदेश में जिक्र। जमानत देने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए अलग कानून बनाने का सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश। कहा अदालतों को 6 सप्ताह के भीतर सभी अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला करना चाहिए। गिरफ्तारी के दौरान कड़ाई से कानून का पालन हो। पीएम केयर्स फंड को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करने की मांग पर दाखिल एक पेज के हलफनामे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। विस्तृत जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आपराधिक मामलों में आरोपित की रिहाई को सरल बनाने के लिए उन्हें जमानत देने के लिए एक नया कानून बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जमानत देने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए जमानत के संबंध में एक अलग कानून बनाने का निर्देश दिया। नियम बनाया है कि अदालत को 6 सप्ताह के भीतर सभी अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्टों से उन विचाराधीन कैदियों का पता लगाने के लिए कहा जो जमानत की शर्तों को पूरा करने में समर्थ नहीं है। न्यायालय ने ऐसे कैदियों की रिहाई में मदद के लिए उचित कदम उठाने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च अदालत का आमतौर पर मानना है कि जमानत याचिका को 2 हफ्तों में निस्तारित किया जाए। अग्रिम जमानत की याचिका 6 हफ्ते में पूरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्टों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से 4 महीने में इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल कराने को कहा। न्यायालय ने सीबीआई द्वारा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में फैसला सुनाए जाने के दौरान ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गैर जरूरी गिरफ्तारी और रिमांड पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार बनाम सीबीआई केस पर जमानत के नियमों पर अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार फिर हमें ये दोहराना होगा कि जमानत नियम है और जेल एक अपवाद है। जमानत संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीने के अधिकार से जुड़ा है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जमानत याचिका को 2 हफ्ते में निस्तारित किया जाए। अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई 6 हफ्ते में पूरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार से 4 महीने में इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया कि लोकतंत्र में ये धारणा न बने कि ये एक पुलिस राज्य है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के लिए नए कानून की वकालत की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल एक्ट की तर्ज पर विशेष कानून बनाने पर विचार करें। कोर्ट ने केंद्र और हाई कोर्ट से 4 महीने में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि भारत की जेलों में विचाराधीन कैदियों की बाढ़ आ गई है। हमारे सामने रखे गए आंकड़े बताते हैं कि जेलों में 2/3 से अधिक कैदी विचाराधीन कैदी है। विचाराधीन कैदी में से अधिकांश को गिरफ्तार करने की भी जरूरत नहीं है। आरोपी को सभी मामलों में यांत्रिक तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समस्या ज्यादातर गैर जरूरी गिरफ्तारी के कारण होती है। जांच अधिकारी को CPC की धारा
41 और 41A का कड़ाई से पालन करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि भारत में आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि की दर बहुत कम है। लगातार हिरासत के बाद बरी करना घोर अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं के निपटारे के लिए समय सीमा भी दोहराई है। केंद्र को आरोपी की रिहाई को कारगर बनाने के लिए जमानत देने पर कानून बनाने पर विचार करने के निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को उन विचाराधीन कैदियों की रिहाई और सुविधाजनक बनाने के लिए उचित कार्रवाई करने को भी कहा। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट को विशेष अदालतों की आवश्यकता को लेकर प्रयास करने हैं। विशेष अदालतों में पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों को शीघ्रता से भरा जाए। सीबीआई द्वारा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश जारी किए। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस HP संदेश से अनुरोध किया कि वो कर्नाटक की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के खिलाफ जारी मामले की सुनवाई को 3 और दिनों के लिए टाल दें। जस्टिस संदेश ने हाल ही के दिनों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के खिलाफ कई प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं, निर्देश दिए हैं। जस्टिस संदेश ने कल एक आदेश पारित किया था जिसमें उन्होंने दर्ज किया था कि उन्हें एक सिटिंग जज ने अप्रत्यक्ष रूप से ट्रांसफर की धमकी दी है अगर उन्होंने ACB प्रमुख के खिलाफ आदेश पारित किया तो। हालांकि आदेश अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली एक पीठ ने उक्त मामले के मद्देनजर ही अनुरोध किया है। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना और न्यायमूर्ति किशन मुरारी और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ADGP की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति HP संदेश द्वारा जमानत मामले में 7 जुलाई को पारित एक आदेश को चुनौती दी गई थी। कर्नाटक राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से टिप्पणी में कहा बचा जा सकता था और शीर्ष अदालत से कुछ दिनों के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया। ADGP सीमांत कुमार सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार ने कहा मेरी ACR खुली अदालत में पड़ी है। मेरी बात सुने बिना मेरे खिलाफ सख्ती की गई। ये भी विचार करने का निर्देश दिया गया कि क्या मैं इस पद पर रहने के लिए फिट हूं। इस मौके पर CJI रमन्ना ने कहा जमानत मांगने वाले आरोपी का क्या हुआ? आप आरोपी को एक पक्ष कैसे बना सकते हैं? आपको उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को पक्ष बनाना चाहिए था। कोर्ट ने आखिरकार आदेश दिया कि ये नोट किया जाता है कि भले ही हमारी अदालत ने आज मामले को सूचीबद्ध किया था, न्यायाधीश ने कल मामले की सुनवाई का निर्देश दिया और कुछ बोलने वाले आदेश भी पारित किए। इसे ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि विद्वान न्यायाधीशों से अनुरोध करना उचित है। सुनवाई को 3 दिन के लिए टाल दिया गया। इस प्रकार मामले को गुरुवार 14 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों के विवाद पर सुनवाई अब 5 सदस्यीय संविधान पीठ करेगी। पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा एक संशोधन के बाद से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार राज्य LG यानी उपराज्यपाल के पास है। दिल्ली सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग समेत अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रही है। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों पर नियंत्रण विवाद की सुनवाई अब 5 सदस्यीय संविधान पीठ करेगी। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ गठित करने के लिए सहमत हो गया है। दरअसल दिल्ली सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग समेत अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रही है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को संविधान पीठ को सुनवाई के लिए रेफर करने की मांग की थी। इस मामले में आज हुई सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता AM सिंघवी ने कहा कि इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। उन्होंने कहा मामला ये बहुत जरूरी है और इसे सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इस पर CJI ने कहा कि हम जल्द से जल्द इसे सूचीबद्ध करेंगे। CJI ने मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताते हुए केंद्र सरकार से कार्यवाही में सहयोग करने को कहा है। इस साल मई में 3 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर इसे बड़ी बेंच को भेजने का फैसला करने के बाद मामले की सुनवाई संविधान पीठ द्वारा की जानी है। दिल्ली सरकार का मामला ये है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण नौकरशाहों और अधिकारियों पर किसी भी तरह के प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर रखा है और अधिकारी केंद्र सरकार के आदेश पर उपराज्यपाल के माध्यम से कार्य करना जारी रखे हुए हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद
239A की व्याख्या की थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में विशेष प्रावधान है। एनसीटी की अजीबोगरीब स्थिति और दिल्ली विधानसभा और एलजी की शक्तियों और उनके परस्पर क्रिया पर बहस हुई। नियमित पीठ ने 14 अप्रैल 2019 को दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी से संबंधित विभिन्न व्यक्तिगत पहलुओं पर अपना फैसला सुनाया था। 28 अप्रैल को केंद्र की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। केंद्र सरकार की याचिका का दिल्ली सरकार ने कड़ा विरोध किया था। बता दें कि 6 मई को शीर्ष अदालत ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा था। पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में संशोधन के बाद से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार एलजी यानी उपराज्यपाल के पास है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ये मामला दिल्ली अधिनियम से हुए संशोधन से भी जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं ज्वाइंट CSIR यूजीसी नेट एग्जाम 2019 की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 15 जनवरी 2020 को घोषित रिजल्ट को फाइनल रिजल्ट घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में ये मुद्दा उठाया गया कि क्या एनटीए द्वारा 15 जनवरी 2020 को घोषित ज्वाइंट CSIR यूजीसी नेट एग्जाम 2019 केवल स्कोर कार्ड है, इसके फाइनल रिजल्ट की घोषणा के बराबर नहीं है। विनय पीसी द्वारा विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता दी गई है, जिनकी गणित में सहायक प्रोफेसर के लिए उम्मीदवारों को लेकर केरल लोक सेवा आयोग ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उसने राजपत्र अधिसूचना की अंतिम तिथि के बाद ही नेट योग्यता हासिल की थी। उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द करने से व्यथित याचिकाकर्ता ने एनटीए को रिजल्ट घोषित करने की तारीख को सही करके और सही नेट योग्यता प्रमाण पत्र को फिर से जारी करने के लिए एनटीए को निर्देश देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि हाईकोर्ट ने 5 अप्रैल 2022 को ये कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि 15 जनवरी 2020 को घोषित रिजल्ट केवल एक स्कोर कार्ड था, फाइनल रिजल्ट की घोषणा की राशि नहीं याचिका में आकांक्षी ने घोषणा की है। याचिकाकर्ता द्वारा 15 जनवरी 2020 को घोषित किए गए रिजल्ट में प्राप्त कुल अंक 110.500 थे और उसने जीआरएफ यूजीसी के लिए आहर्त प्राप्त किया है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ याचिका में कहा गया, इससे स्पष्ट है कि CSIR द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची में इसका रैंक नंबर 101 के रूप में दिया गया है और ये स्पष्ट रूप से उक्त रिजल्ट स्कोर कार्ड जारी करने के लिए कहता है। अपेक्षित फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता ने याचिका में तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने गलती से रिट को खारिज कर दिया। भले ही प्रमाण पत्र को स्कोर कार्ड के रूप में स्टाइल किया गया है, रिजल्ट के सभी विवरण उसी के शामिल हैं और उन्हें सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए फाइनल रिजल्ट माना जाना चाहिए। दिल्ली की एक अदालत ने 14 जुलाई को ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें उनके खिलाफ हाल ही में 2018 में किए गए ट्वीट के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में दिल्ली में दर्ज FIR में जमानत की मांग की गई। जुबैर को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सरवरिया ने 2 जुलाई को जमानत देने से इनकार किया था। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग में पेश हुए विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला को सूचित किया कि वो इस मामले पर बहस नहीं कर पाएंगे और उन्होंने सुनवाई के लिए 14 तारीख की मांग की। अदालत ने मामले को 14 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया। दूसरी ओर मोहम्मद जुबैर की ओर से पेश एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने अदालत को मामले के समग्र तथ्यों से अवगत कराया। उन्होंने तर्क दिया कि विचाराधीन इमेज से एक हिंदी फिल्म किसी से ना कहना की है जो 1983 में बनी थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि कई ट्विटर यूजर ने वो तस्वीर शेयर की, हालांकि केवल जुबैर को निशाना बनाया गया। जुबैर को पहले 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था क्योंकि CMM ने देखा कि वो असहयोगी बने रही और ट्वीट पोस्ट के लिए किए गए इस्तेमाल के डिवाइस की बरामदगी की जानी थी। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने जुबैर की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जुबैर को भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और IPC की धारा 295 यानी कि वर्ग के अपमान का इरादा रखने के लिए पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करने के तहत गिरफ्तार किया गया है।
बात अब दिल्ली उच्च न्यायालय की, जिन्होंने मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत पीएम फंड को राज्य घोषित करने की मांग वाली याचिका के जवाब में एक पेश का हलफनामा दाखिल करने के लिए पीएम केयर्स फंड पर अपनी नाराजगी स्पष्ट कर दी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केंद्र सरकार को जनहित याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि भले ही पिछले साल जनहित याचिका दायर की गई थी और अंतिम बहस शुरू की गई, लेकिन याचिका के जवाब में केवल एक पृष्ठ का जवाब दायर किया गया है। कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम देवान द्वारा उठाए गए तर्कों के बारे में हलफनामे में जिक्र नहीं था और मुद्दा आसान नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि मामले में एक उचित उत्तर की भी आवश्यकता है, क्योंकि न्यायालय को दीवान द्वारा उठाए गए प्रत्येक मुद्दे पर एक आदेश पारित करना है और चाहे उसका निर्णय कोई भी हो, ये मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि मामले में एक उचित उत्तर की भी आवश्यकता है, क्योंकि न्यायालय को दीवान द्वारा उठाए गए प्रत्येक मुद्दे पर एक आदेश पारित करना है और चाहे उसका निर्णय कोई भी हो, ये मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष 2 याचिकाएं हैं, जबकि पहला संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत इसे राज्य घोषित करने का प्रयास करता है। दूसरी याचिका में ये घोषणा करने की मांग की गई है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत फंड एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। पिछले हफ्ते दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने केंद्रीय सूचना आयोग के एक आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें आयकर विभाग को आय के तहत छूट के लिए आवेदन करते समय पीएम केयर्स फंड द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जानकारियां और प्रतियां प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित चीनी वीजा स्कैम मामले में कार्ति चिदंबरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एस भास्करन को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर मंगलवार को नोटिस जारी किया। जस्टिस पूनम ए बंबा ने मामले को 27 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए भास्करन से जवाब मांगा। भास्करन को शहर की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 जून को जमानत दे दी थी। मेसर्स द्वारा 50 लाख रुपए की रिश्वत के भुगतान के आरोपों के संबंध में सीबीआई का अनुचित अपराध मामला दर्ज किया गया था। यह आरोप लगाया गया कि मेसर्स टीएसपीएल को मेसर्स आईपीसीओ की चीनी विशेषज्ञों के लिए कुछ और प्रोजेक्ट वीजा की आवश्यकता थी, क्योंकि ये परियोजना की स्थापना के लिए अपने समय के पीछे चल रहा था। इसके कारण बैंक लोन आदि और जुर्माने, साथ ही ब्याज के संदर्भ में इसके भारी वित्तीय परिणाम होने की संभावना थी। प्रोजेक्ट वीजा अक्टूबर 2010 में केवल बिजली और इस्पात क्षेत्रों के लिए नए प्रकार के वीजा के रूप में पेश किए गए और ऐसे वीजा जारी करने को नियंत्रित करने वाले विस्तृत दिशा निर्देश पी चिदंबरम तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार अनुमोदन से जारी किए गए थे। यह आरोप लगाया गया कि आरोपी एस भास्करन ने अनुरोध के लिए अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए 50 लाख रुपए की अवैध रिश्वत की मांग की और अवैध रिश्वत के भुगतान की इस मांग को आरोपी विकास मखरिया द्वारा स्वीकार कर लिया गया। सीबीआई मामले में यह आरोप लगाया गया कि एक तरफ आरोपी विकास मखरिया और आरोपी एस भास्करन और दूसरी तरफ आरोपी एस भास्करन और कार्ति पी चिदंबरम के बीच ईमेल के आदान प्रदान से 50 लाख रुपए की रिश्वत के भुगतान पर परियोजना वीजा के पुनः उपयोग के लिए मंजूरी देने के आरोप में दर्ज पर्याप्त दस्तावेज सबूत भी मौजूद हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय 20 जुलाई को अग्निपथ योजना के माध्यम से सशस्त्र बलों में भर्ती को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें 4 साल के लिए युवाओं को सेना में शामिल करने का प्रस्ताव है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ भारतीय नौसेना में भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली 2021 की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाले समान मामले पहले ही अदालत के समक्ष लंबित हैं और उन्हें साथ में सुना जाना चाहिए। मेहता ने कहा कि इन याचिकाओं के मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इन पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को सूचित किया था कि वर्तमान याचिका के विषय को छूने वाले कुछ अन्य मुद्दे हैं। कार्यालय को 20 जुलाई को वर्तमान याचिका के साथ याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है। उच्च न्यायालय सशस्त्र बलों में भर्ती से संबंधित 2 मामलों पर विचार कर रहा है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि 2019 की अधिसूचना के माध्यम से शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना पूरी तरह से अवैध है, मनमाना और साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(1) के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन है। चलिए, इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
Roundup.